आज मेरे साथ है खास मेहमान वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेलो हेमंत जी, कैसे हैं आप? समय काफी खराब, कोरोना वायरस ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से डिसबैलेंस कर दिया है और ऐसे समय में अगर हम बात करें पैसे की, पर्सनल फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की, ये भी कई हद तक डिसबैलेंस ही नजर आ रहा है। प्रियंका, बिल्कुल सही बात है। आई थिंक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं, डिफिकल्ट टाइम्स हैं और आई थिंक हर एंगल से, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो या जिस तरीके से हम जीते थे या हमारे फाइनेंसेस हों, सब पे। और इनफैक्ट जब ये शुरुआत हुई, आपको याद होगा कि जब बात कर रहे थे कि चाइना में ये वायरस है, तो लग नहीं रहा था कि इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा आएगा। इससे पहले भी वायरस आए हैं, इससे पहले भी पेंडेमिक्स आए हैं, लेकिन इतना इम्पैक्ट कभी भी किसी का नहीं, क्योंकि इस तरह के जो लॉकडाउन हमने देखा वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो उसने क्या किया, हमारी इकोनॉमिक लाइफ को बिगाड़ दिया, हमारी हेल्थ का इशू ऑब्वियसली एक बड़ा डर आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है, बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें थोड़ा सा शांत रह के, थोड़ा चैलेंजिंग है वो भी, लेकिन शांत रह के हमें देखना है कि हम किस स्टेज पे हैं, हमारी फाइनेंशियल लाइफ कहाँ पे है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे है, हेल्थ वाइज हम प्रिकॉशन लें। तो ये मुझे अभी क्या किया जाए? अपने पास कैश रखना ज्यादा सही होगा या पैसों को इन्वेस्ट करना ज्यादा सही होगा? क्योंकि अगर मुझे अपने 6 महीने के खर्चों के लिए भी तैयारी रखनी है तो ऐसे में मुझे लगता है कि शायद मेरे पास कैश हो तो ज्यादा सही है। जी बिल्कुल। आई थिंक ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं कैश रखूं या इन्वेस्ट करूं। बट आई थिंक मेरा ये मानना है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं, तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहले तो हम देखें कि हम फाइनेंशियली हैं कहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि जब अच्छा समय होता है तो हम कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो सबसे पहला एस्पेक्ट तो मैं कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिस्क मैनेजमेंट देखें। रिस्क मैनेजमेंट का मेरा मतलब यह है कि पहली बात, क्या मेरे पास इमरजेंसी फंड है कि नहीं। जब मैं इमरजेंसी फंड की बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मान लीजिए अगर कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी आए, और इससे बड़ी फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने देखी नहीं है काफ़ी समय से, और शायद किसी ने तो पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी, तो पहले हमारे पास इमरजेंसी फंड है कि नहीं। इमरजेंसी फंड क्या है? इमरजेंसी फंड का मतलब यह है कि अगले 6 महीने तक अगर मैं कुछ नहीं कमाऊँ तो क्या मेरी नॉर्मल लाइफ को कुछ फर्क पड़ता है? मैं EMI पे कर रहा हूँ तो पे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बच्चों की फीस पे करनी है मुझे, वो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, जो भी मेरे खर्चे हैं उसका पैसा मेरे पास है कि नहीं। तो रिस्क मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये देखना कि मेरे पास ये इमरजेंसी फंड है कि नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंश्योरेंस की, क्योंकि देखिए हमारे जितने भी गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर हम मान लीजिए कुछ हो गया, लाइफ को कुछ हो गया, हेल्थ को कुछ हो गया, तो क्या होगा? क्या हमारे पास एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस है? क्या हमारे पास एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस है? और क्या वो सही प्रोडक्ट है कि नहीं? क्या हमने इंश्योरेंस का इन्वेस्टमेंट प्लान लिया हुआ है? क्या हमने टर्म प्लान लिया हुआ है? और अगर हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो क्वांटम बराबर है कि नहीं? फैमिली के सारे लोग कवर होते हैं कि नहीं? हमारी जो एसेट्स हैं उसका हमने इंश्योरेंस लिया कि नहीं? तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये डिसाइड करने से पहले कि हम पैसे का क्या करें, पहले तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को आप पूरी तरीके से देख लीजिए। ये देख लीजिए कि आपने जितने भी रिस्क हैं आपकी लाइफ के, आपकी एसेट्स के, उसको आपने पूरा कर लिया। और आपकी जो रोजमर्रा की लाइफ है, जो आपकी एवरीडे लाइफ है, उसमें अगर, और ये सिचुएशन हमें सबको पता है अपनी पर्सनल, कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट को भी हमने देखा, कहा गया कि आपको DA नहीं मिलेगा, सैलरीज नहीं मिल रही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि पहले हम रिस्क मैनेजमेंट को कवर करें, उसके बाद हम देखें कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम उसका क्या करें। तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पहले ये देखना है। कौन से वो खर्चे हैं जिसको आप अभी कहेंगे कि आपके लिए ये सिरदर्द बन सकते हैं, या फिर इन खर्चों से आपको अभी छुटकारा पाना चाहिए, ये आपके एजेंडा में सबसे ऊपर रहना चाहिए? देखिए, जब समय सब कुछ नॉर्मल था तो ये एक थोड़ी डिफिकल्ट एक्सरसाइज थी। अब क्योंकि 1.5 महीने से घर पे बैठे हैं, अब हम कंपेयर करें कि हमने जो खर्चे करते थे, हम पहले जो खर्चे करते थे या जो हमारे एक्सपेंसेस थे, आज हम कंपेयर करें तो हमें समझ में आएगा, थोड़ी क्लियर पिक्चर आएगी कि हम कहाँ पे खर्चा क्या करते थे और क्या क्या चीज़ें आगे जाके कम हो सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके अगर खर्चे, मान लीजिए 50,000 रुपये खर्चा था पहले, तो अब ये देखना है कि उसमें कौन से एसेंशियल हैं, उसमें कौन नॉन एसेंशियल हैं, किसको आप इग्नोर कर सकते हो, किसको आप अवॉइड कर सकते हो। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा समय है बजटिंग करने का, कि हम किस लेवल के खर्चे कर रहे हैं। और मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फैमिली में सबको इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये जो डिफिकल्ट टाइम है, अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं, ये आप नहीं चाहते हो कि आपकी फैमिली को कोई तकलीफ हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि वो समझें कि इस समय पे किस तरह की सिचुएशन है।
कि पहले जैसी लाइफ नहीं है और शायद आगे रहेगी भी नहीं काफी समय तक। तो इम्पोर्टेंट है कि एक एक्सरसाइज करें, अपने फैमिली के जो लोग हैं उनको आप साथ में लेके बैठें, उनको समझ में आए कि हमें क्या क्या डिसिप्लिन लाने की जरूरत है ताकि हमारे खर्चे थोड़े कम हो सकें। और जब तक फाइनेंशियली चीजें बेटर नहीं होती हैं तब तक हम किस तरह से अपना गुजारा करें और हमारी जो नॉर्मल लाइफ है या हमारे जो इंपॉर्टेंट खर्चे हैं वो पूरे होते रहे, हमारी जो इन्वेस्टमेंट चल रही है वो चलती रहे। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज की जाए। हेमंत जी, दो तरह के इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं। एक ट्रेडिशनल, क्या मैं उस तरफ शिफ्ट हो जाऊं, फिक्स डिपॉजिट है, प्रॉविडेंट फंड है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, पीएफ अकाउंट खोल लूं, या फिर जो डायनेमिक तरह के इन्वेस्टमेंट हैं जो मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को मानती हूँ, डेट म्यूचुअल फंड हो गए, गोल्ड हो गया, तो इस तरह के मैं इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज पर ध्यान रखना चाहिए लोगों को, या फिर ट्रेडिशनल में शिफ्ट हो जाएं, अभी टाइम्स आर सो अनसर्टेन? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्रियंका। मैं कहूँगा इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो हम कह रहे हैं कि हम आज का माहौल देख के क्या उसमें कुछ बदलाव करें, दूसरा हम ये कह रहे हैं कि हम जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में डालते थे पहले उसी में डालते रहें या कुछ और दिखें। देखिए, पहला अगर हम ये देखें कि हमारी, जब मैं कंपेयर करता हूँ फिक्स डिपॉजिट से या दूसरी जो स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स हैं उसको म्यूचुअल फंड से कंपेयर करता हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये समझना है कि म्यूचुअल फंड जो है कि इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, कोई एसेट क्लास नहीं है। वो आपको अलाउ करती है कि आप इक्विटी में पैसा डाल सकें, वो आपको अलाउ करती है कि आप हाइब्रिड यानी इक्विटी और डेट में पैसा डाल सकें, वो आपको अलाउ करती है कि आप डेट में जाना चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, यानी उनकी जो नेट एसेट वैल्यू है, जो आपकी वैल्यू है पोर्टफोलियो की, वो किस तरह से इंटरेस्ट रेट मूव करता है, किस तरह से मार्केट मूव करती है, किस तरह से गोल्ड प्राइस मूव करता है, उसके हिसाब से आपकी वैल्यू मूव करती है। यानी अगर मैं इसको अभी पीपीएफ से या किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कंपेयर करूं, वहां हमें पता है कितना रिटर्न मिलने वाला है। जैसे अभी हम पीपीएफ की बात करें तो 7.1 हो गया, काफी कम हो गया पहले से, ठीक है, वो टैक्स फ्री है। लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट है जैसे बैंक फिक्स डिपॉजिट हो गई या और स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं जिसमें आपको टैक्स पे करना पड़ता है, तो आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न तो बहुत कम हो गया। तो उससे क्या आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे? अगर मैं 5-6% का भी इन्फ्लेशन देखूं तो हम उसको बीट नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, आपका जो पैसा है वो नंबर में बढ़ेगा, वैल्यू में बढ़ेगा नहीं। तो इंपॉर्टेंट चीज है कहीं ना कहीं आपको ये समझना है कि मुझे इन्फ्लेशन को भी बीट करना है। तो वो कहां से होगा? वो होगा अगर मैं मार्केट लिंक प्रोडक्ट में जाऊं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा पैसा इक्विटी में लगाओ, इक्विटी में कुछ पैसा लगाओ, कुछ अपने हाइब्रिड में लगाओ, या थोड़े डेट फंड जो है उनके अंदर पैसा लगाओ। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रेडिशनल ऑप्शन से, ये देखिए इस समय पे सबसे जो पहली प्रायोरिटी रहती है हमारी सेफ्टी होती है। वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे समय में एक्सपीरियंस इन्वेस्टर भी डर जाते हैं, नए इन्वेस्टर्स को तो छोड़ दीजिए। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये लाइफ हमारी 6 महीना नहीं है, हमारी लाइफ आगे भी है, तो हमें उस चीजों का भी ध्यान रखना है। हमें बहुत ज्यादा डरना नहीं है। देखिए, जब मार्केट अच्छा करता है आप ज्यादा रिस्क लेते हो तो वो भी गलत है, जब मार्केट अच्छा नहीं कर रहा आप बहुत कंजर्वेटिव बन जाओ वो भी गलत है। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है ये चीजों को ध्यान रखें, एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो करें कि भाई मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे मान लीजिए रिटायरमेंट है, बच्चों की एजुकेशन है, वो पैसा इक्विटी में जाए। जो पैसा मुझे 5-6 साल के बाद चाहिए वो जैसे हाइब्रिड फंड्स है वहां पे जाइए, 2-3 साल के बाद चाहिए तो वो डेट में जाइए। अब फिर चुनिए कि डेट फंड में जाऊं कि एफडी में जाऊं, वहां पे आपका टैक्स रेट कैसा है, क्योंकि पोस्ट टैक्स रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड में अगर आप 3 साल के लिए पैसा डालते हो तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, उसके बाद आपकी जो फिर 20% टैक्स पे करते हो तो आपका जो रिटर्न है पोस्ट टैक्स वो एफडी वगैरह से ज्यादा अच्छा रहता है। आपने देखा फ्रैंकलिन ने 6 डेट फंड्स को वाइंड अप किया। मुझे पता है ये इक्विटी म्यूचुअल फंड से अलग तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इस वाक्य के बाद थोड़ा बहुत डर, घबराहट आ गई है उनमें। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, रिस्क तो आप बैंक में डाल के भी ले रहे हो। पहली बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका पैसा कहीं जाएगा, लेकिन आप इन्फ्लेशन रिस्क ले रहे हो। आपके पैसे की वैल्यू जब आगे जाके कम होगी, अब आप सोचिए कि आपको किसी गोल के लिए 50 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, और मान लीजिए उस जितना आपके समय है वहां पे आपको 10% से आपका पोर्टफोलियो ग्रो करना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है 5% से, तो होगा क्या, उस समय पे आपको सिर्फ 25 लाख रुपए मिलेगा, तब आपको पैसा कहां से लाएंगे? तो इंपॉर्टेंट है हम समझें कि मार्केट लिंक प्रोडक्ट में अटेंडेंट रिस्क है। फॉर्चुनेटली उन सभी रिस्क को कम करने की स्ट्रैटेजी है। इक्विटी में सबसे बड़ा रिस्क है वॉलेटिलिटी। अगर आप लॉन्ग टर्म सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें, बजाय, मतलब ये बात सही है कि आपने जो अभी समय देखा उससे घबराहट होती है, लेकिन हमने पास में क्या देखा, चाहे वो पेंडेमिक्स हो या कोई और भी इशू हो, जियोपॉलिटिकल इशू हो, मार्केट जब गिरी है तो ऊपर गई है, और जो ऊपर गई है
पिछले लेवल से ऊपर गई है। तो अगर आप डिसिप्लिन रखें तो आप इक्विटी की वॉलेटिलिटी कम कर सकते हो। डेट में देखिए 16 कैटेगरी है डेट फंड्स की, और हर फंड में कहा जाता है कि उनके पोर्टफोलियो की मैच्योरिटी ड्यूरेशन कितनी होने वाली है। अगर आप दो चीजों का ध्यान रखें कि आपकी मैच्योरिटी ड्यूरेशन मान लीजिए 3 साल की है और आप किसी शॉर्ट टर्म फंड में जाते हो, आपकी और फंड की मैच्योरिटी ड्यूरेशन सेम हो गई, पहली बात। दूसरी बात, क्रेडिट क्वालिटी देखिए पोर्टफोलियो में, 1% ज्यादा मत देखिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको उतना भी रिटर्न मिला जो आपको बैंक डिपॉजिट से मिला, तो पोस्ट टैक्स रिटर्न आपका जो एफडी से कहीं बेहतर होगा, क्योंकि टैक्सेशन बहुत कम है, स्पेशली उन इन्वेस्टर का जो हायर टैक्स ब्रैकेट में। हाँ, अगर आप टैक्स पे नहीं करते हो तो फिर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फायदा आप एफडी में बने रहिए। आपको दोनों चीजें देखनी है, आपको ग्रॉस रिटर्न भी देखनी है, आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न भी देखनी है, और आपको ये भी देखनी है कि कितना समय है आपके पास अपने गोल्स को या जो भी जिस कारण से आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये 2-3 एस्पेक्ट में देखिए। और जैसा मैंने पहले कहा, अगर आप क्रेडिट क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। देखिए, जब टेम्पल्टन इशू हुआ तो एमपी ने लोगों को रीअश्योर किया, सारे फंड ने अपना पोर्टफोलियो बताया, तो पता क्या चला कि सिर्फ 3 या 4 या 5% पैसा जो है वो क्रेडिट रिस्क में है, बाकी सारा एक अच्छी क्वालिटी पोर्टफोलियो में है। और पिछले 18 महीने से जो चैलेंजेस फेस किए डेट फंड ने, उसके बाद फंड हाउसेज ने अपने पोर्टफोलियो को काफी क्लीन किया। तो अगर देखिए, और म्यूचुअल फंड से कोई ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है नहीं, आप हर महीने अपना पोर्टफोलियो देख सकते हो। अगर आप 1% ज्यादा के लिए मत जाओ, अगर आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज करो उस पर और एक अच्छी क्वालिटी पोर्टफोलियो देखो, अपने टाइम होराइजन को फंड के ड्यूरेशन से मैच करके चलो, तो आई थिंक काफी हद तक रिस्क कम हो सकता है। और देखिए, अगर थोड़ा रिटर्न बेहतर लेना है, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क तो आप जैसा मैंने कहा वैसे भी ले रहे हो, तो दोनों एस्पेक्ट को समझिए, सही तरीके से फंड को चुनिए, काफी हद तक रिस्क कम हो जाता है। इन अनसर्टेन टाइम में एसेट एलोकेशन का क्या मंत्र होना चाहिए, क्या फॉलो करे कोई? देखिए, सच्चाई है प्रियंका, हम सब क्या चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि काश हम मार्केट गिरावट से पहले सारा पैसा निकाल लेते, और काश हम ये सबसे नीचे लेवल पे पैसा डाल देते। लेकिन टाइमिंग जो है, किसी भी तरीके से बड़े फंड मैनेजर भी नहीं कर पाते हमेशा, तो टाइमिंग करना तो फजूल है मेरे हिसाब से। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं कि आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, आपका जो गोल है आज से 10-15 साल दूर है, कोई कारण नहीं है आपको अपनी एसेट एलोकेशन को बदलना। और एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि वो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करती है। कुछ पैसा इक्विटी में, डेट में, गोल्ड में और फिजिकल एसेट में ऐसे होता है। और क्योंकि हमने देखा है कि डिफरेंट एसेट क्लासेस डिफरेंट समय पे डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। अभी भी आप देख लीजिए, गोल्ड का रिटर्न अच्छा रहा है, डेट का, अगर ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का इशू छोड़ दीजिए, तो डेट फंड की रिटर्न जो है पिछले, क्योंकि हमने देखा इंटरेस्ट रेट नीचे आए हैं, डेट फंड की रिटर्न अच्छी रही है। तो दो एसेट क्लासेस अच्छा कर रही हैं, मे बी इक्विटी अच्छा नहीं कर रही है, वही तो फायदा है एसेट एलोकेशन का। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो पहले से प्लान करके एसेट एलोकेशन को फॉलो कर रहे हो, कोई कारण नहीं है कि उसको आप बदलें। हाँ, अगर आपने पहले नहीं सोचा, तब मैं चाहूंगा कि आप बैठ के अपने पोर्टफोलियो को देखें कि मेरा पैसा कितना इक्विटी में है, कितना डेट में है। कोशिश करिए कि उसको अपने गोल के साथ अलाइन कीजिए, और फिर लगे कि नहीं, हमारा पैसा इक्विटी में ज्यादा है, या इक्विटी के अंदर भी हमने मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा लगाया, उसको रीबैलेंस कीजिए। मैंने कहा घबराहट होती है, लेकिन ये हमें समझना, अगर हम चाहते हैं कि फाइनेंशियली हम एक अच्छे इन्वेस्टर बने, हमारे गोल्स पूरे हों, तो कहीं ना कहीं हमें इस वक्त को कैसे टैकल करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो आप एक्शन लेंगे वो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर डिसाइड करेगा। सो कोरोना इफेक्ट ऑन मनी, और इससे कैसे बचा जाए? देखिए, जैसे मैंने कहा, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आपके पास जरूरत का पैसा है कि नहीं। अगर आपने वो कर लिया, फिर आपके पास बिल्कुल, उसके बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट का पैसा है, तो फिर ये समय और पहले समय से कोई बदलाव नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरे गोल तक पहुंचने के लिए मुझे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, और मेरी अभी तक इन्वेस्टमेंट जो है वो 6 या 7,000 रही है, और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, मैं इन्वेस्ट करूं या लमसम करना भी है, तो मुझे लगता है ऐसे समय में कुछ पैसा लमसम भी किया जा सकता है, कुछ सिस्टमैटिक किया जा सकता है। तो इस पैसे को अपने गोल के साथ अलाइन कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना बहुत आसान है। पहली प्रायोरिटी इमरजेंसी फंड, अगर वो हो चुका है, जैसा आपने कहा, वो टिक कर दिया आपने, फिर ये देखना है कि ये पैसा जाएगा कहाँ, कौन से गोल का पैसा मुझे थोड़ा कम पड़ रहा है। अगर वो मेरे पास नहीं था और आज है और मैं कर सकता हूँ, कोई कारण नहीं है कि आप उसको फॉलो ना करें। लेकिन हेमंत जी, टाइम ऐसा है कि जॉब लॉसेस, सैलरी लॉसेस, इन सब से भी कई लोग गुजरेंगे, और वो शायद इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना चाहे। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, 2-3 चीजें हैं, आप कैसा भी आप प्रोसेस बना दीजिए, कहीं ना कहीं वो डर तो रहता ही है कि क्या होने वाला है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि ये प्रॉब्लम 6 महीने की है, 12 महीने की है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहली प्रायोरिटी हमारी वो है
उसके बाद अगर हम लगे, देखिए अगर मान लीजिए आप ऐसे इन्वेस्टर हैं, आपको लगता है कि ठीक है ये पैसा आपके पास पहले से सरप्लस था, आप इंतजार कर रहे थे कि मार्केट नीचे आए, आपको लगा मार्केट बहुत ऊपर के लेवल पे चला गया, ठीक है, आप तो ये चाह रहे थे कि मार्केट नीचे आए। अब जब मार्केट आया नीचे आया तो आपको लगता है कि और नीचे जाए। अब हुआ क्या, हमने देखा कि 23 मार्च जो था अभी तक का बॉटम था, उसके बाद से मार्केट 33% ऊपर आ गया। तो अब आप उसको टाइमिंग तो नहीं कर सकते, अपनी रिक्वायरमेंट देखिए, पहले देखिए, सेफ्टी फर्स्ट आज के समय पे, स्पेशली नए पैसे के लिए। अगर आपके पास पैसा है, जैसा मैंने कहा, गोल के साथ अलाइन कर सकते हो तो बिल्कुल कीजिए, बट इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क मैनेजमेंट हैज टू बी द टॉप प्रायोरिटी टुडे। थैंक यू सो मच हेमंत जी फॉर टॉकिंग टू मी। सो आई गेस डर के आगे जीत है, ये मंत्र हेमंत रुस्तगी का। थैंक यू सो मच मुझसे बात करने